हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो इसका जो पहला पार्ट दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये दे रखा है यहाँ पे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो अगर 1 किलोमीटर टैक्सी जाती है तो उसके लिए 15 रुपये किराया हो जाता है। 2 किलोमीटर जाती है तो उसमें हमें 8 रुपये जोड़ देते हैं। 3 किलोमीटर जाती है तो उसमें हम 8 रुपये और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अनुक्रम प्राप्त हो जाता है 15, 23 और 31। अब यहाँ पे हम इनका सारांतर निकाल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो सारांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया हमने, यहाँ पे 8 आ गया, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, यहाँ पे भी 8 आ गया। अब क्योंकि ये सारांतर समान आ गए, यहाँ पे अगर सारांतर समान हो तो संख्याओं की जो सूची होती है वो एक एपी होती है, यानी समांतर श्रेणी होती है। अब इसका जो अगला पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, तो यहाँ पे इसने बोला बेलन की जो शेष हवा जो बचती है उसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देता है। तो माना बेलन की में जो हवा की मात्रा हम 1 इकाई मान लेते हैं, तो उसमें से पहली क्रिया के बाद जो शेष हवा बच जाती है तो 1 में से हम 1/4 घटा देते हैं, और ये आ जाता हमारे पास में 3/4। अब जो दूसरी जो बार जो क्रिया होती है उसमें हमें जो शेष हवा होती है, शेष हवा है उसी का 1/4 जो है इसमें से निकाला जा रहा है। तो हमारे पास फिर जो शेष हवा बच जाती है 9/16 हल करने के बाद में। अब जो अनुक्रम हमारे पास आ जाता है वो हो जाता है 1 और 3/4 और 9/16। अब यहाँ पे हमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 3/4 में से हम 1 घटा देते हैं, यहाँ पे आ जाता है घटा का 1/4। और इसी प्रकार तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा देते हैं, तो इसको हल करने के बाद आ जाता है ये यहाँ पे 16 लघुत्तम आ जाता है। 16 लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पे जो है घटा 3/16 आ जाता है इसका हल। अब देखिए यहाँ पे सारांतर समान नहीं आए हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सारांतर समान नहीं है तो दी गई जो सूची है ये एक एपी नहीं है। अब जो इसका अगला पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब हमने जो इसमें जो गाड़ी वाला जो क्वेश्चन हमने पीछे हल किया था, सेम उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो इसमें पहले मीटर की खुदाई की लागत दे दी और उसके बाद में हर जो मीटर है उस पर 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 रुपये होगी, तीसरे की उसमें 50 रुपये और जोड़ देते हैं, 250 रुपये हो जाती है। तो हमारे पास एक अनुक्रम आ जाता है 150, 200 और 250, और आगे ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। अब इसमें हमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो ये हमारे पास 50 आ जाता है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, ये भी 50 आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे सारांतर हमारे समान आ गए, अगर समान है तो इसका मतलब जो सूची हमारे पास ये दे रखी है ये है कि एपी हो गई। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। अब यहाँ पे जो पहले वर्ष की राशि है 10,000 रुपये, तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, क्योंकि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं, मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 का जो शक्ति होती पावर होती है समय यहाँ पे पहले वर्ष के लिए जो यानी दूसरे वर्ष के लिए 1 वर्ष समय हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद आ जाता है यहाँ पे 10,800 रुपये। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, या तीसरे वर्ष के लिए समय 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 का अंतर, या पहले वर्ष में तो 10,000 दे ही रखी, तो 2 वर्ष के अंतर पे आ गई ना ये, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 वर्ष ले लेते हैं। अब इसको हमने हल किया है, हल करने के बाद आ गया 11,664। तो हमारे पास एक अनुक्रम आ गया 10,000, 10,800 और 11,664। अब जो दूसरे पद में से हमने पहला पद घटा दिया, यहाँ पे आ गया 800, और
तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, यहाँ पे आ गया 864। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सारा अंतर हमारा समान नहीं आया है, अगर समान नहीं है तो इसका मतलब जो दी गई सूची है वो एक एपी नहीं है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारांतर दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे प्रथम पद तो दे दिया a बराबर 10 और सारांतर d बराबर दे दिया यहाँ पे 10। अब जो हमारा जो n जो पद जो निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी, यानी प्रथम पद में अगर हमें n-1, क्योंकि n-1 में हम एक जोड़ेंगे तो n आ जाता है, तो प्रथम पद में अगर हम n-1 बार d जोड़ते हैं तो हमारे पास ये nवां पद आ जाता है। तो इस सूत्र के अंदर हम रख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे nवां पद निकाला है तो n में से हमने 1 कम कर दिया, इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे तो 2 में से 1 कम कर दिया, तीसरा निकालेंगे 3 में से 1 कम यहाँ पे कर दिया, 2d हो गया, a प्लस 2d। चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस में 3d हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा दूसरा पद आ गया a प्लस में d 20 और तीसरा पद आ गया a प्लस में 2d, यानी 10 जमा में 2 इंटू में d का जो मान हमारे पास आता है यहाँ पे 10, तो 10 जमा 20 यहाँ पे 30 हो जाता है तीसरा पद, और चौथा पद हो जाता है a जमा में 3d, d का मान 10 रख दिया हमने यहाँ पे और ये आ गया हमारे पास में 40। तो इसने 4 पद पूछे हैं, इसमें प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम 4 पद हो गए हमारे पास में 10, 20, 30 और 40, यानी a1 जो होता है प्रथम पद कौन सा होगा यहाँ पे a1 बराबर a, क्योंकि उसमें हम d नहीं जोड़ते ना, क्योंकि प्रथम पद में तो d 0 हो जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट है, a और d के मान दे दिए, इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद तो हो गया घटा 2 और दूसरा पद हो गया घटा 2 जमा में d का मान, और तीसरा पद हो गया घटा 2 जमा में 2 बार d का मान, चौथा पद हो गया घटा 2 यानी a जमा में 3 बार, यानी 4 में से 1 क्या 3 बार d का मान। तो ये आ जाते हैं हमारे पास में 4 पद घटा 2 घटा 2 घटा 2 और घटा 2। अब जो इसका अगला पार्ट है, a और d के मान यहाँ पे दे रखे हैं, तो प्रथम पद तो हो जाता है a1 बराबर a यानी 4, और दूसरा पद हो जाता है a में हमें d जोड़ देते हैं, यह आ गया हमारे पास में 1, और तीसरा पद हो जाता है a में हमें 2 बार d जोड़ देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास हल करने के बाद में घटा में 2, और चौथा पद हो जाता है a में हमें 3 बार d जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हल करने के बाद घटा 5। तो इसके प्रथम 4 पद हो गए 4, 1 घटा 2 और घटा 5। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट है, a और d के मान दे दिए यहाँ पे, a1 बराबर आ गया a के बराबर और a2 आ गया a प्लस में d, इसको हल करते हैं लघुत्तम लेके, तो आ गया हमारे पास में घटा 1/2 और a3 आ गया a प्लस में 2d। तो d का मान यहाँ पे 1/2 है और 2 से 2 यहाँ पे ये कट जाता है, तो हमारे पास आ गया a3 0, a4 आ गया a प्लस में 4 में से 1 गया 3 इंटू में d का जो मान है, तो इसको हल करने के बाद में आ जाता है 1/2, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद घटा 1 घटा 1/2 0 और 1/2 आ जाते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है, ए और डी के मान दे दिए, ए दे दिया यहाँ पे घटा 1.25 और डी का मान दे दिया घटा 0.25, तो A1 हो जाता है ए का मान घटा 1.25 और A2 हो जाता है ए जमा में डी, तो ये हमने इसको हल कर दिया है, घटा 1.5 आ जाता है ये, और उसके बाद में A3 जो निकालते हैं तो ए में हम 2 बार डी जोड़ देते हैं, 2 बार डी हल करने के बाद 1.75 घटा में आ जाता है। A4 निकालते हैं तो ए में हम 3 बार डी जोड़ देते हैं, तो इसको हल करने के बाद घटा 2 आ जाता है। तो एपी के प्रथम 4 पद आ जाते हैं हमारे पास में घटा 1.25 घटा 1.50 और घटा 1.75 और घटा का 2। अब जो इसका अगला पार्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। अब जो पहला क्वेश्चन दे रखा प्रथम पद तो ये हो जाता है जैसे 3 है, और सारांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से हमें पहला पद घटा देते हैं, ये आ जाता है यहाँ पे घटा 2। यहाँ पे प्रथम पद है, दूसरे पार्ट में घटा 5, डी निकालने के लिए घटा 1 में से घटा 5 घटा देते हैं हम, और
जो है 2 बार घटा का निशान होने के बाद ये जमा का 5 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 बच जाते हैं। इसी प्रकार जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें भी हो जाएगा A1, तो 1/3 हो जाता है यहाँ पे, यानी प्रथम पद। और D निकालेंगे तो दूसरे पद में से हमें पहला पद यहाँ पे घटा देते हैं, लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे हल करके आ जाता है 4/3। इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट है उसमें A है, जो प्रथम पद है A1, ये हो जाता है 0.6 और D हो जाता है दूसरे पद में से हमें पहला पद घटा देते हैं 1.1 आ जाता है यहाँ पे। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं और यदि कोई एपी है तो उसका सारोंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखने हैं। अब जो इसका पहला पार्ट यहाँ पे ए निकाल लिया हमने और डी निकाल लिया, कम से कम हम 2 बार सारोंतर निकालते हैं यहाँ पे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया हमने, यहाँ पे आ जाता 2, तीसरे पद में से दूसरा घटा देते हैं तो 4 आ जाता है। अब क्योंकि सारोंतर समान नहीं है इसलिए दी गई सूची एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हम इसके अगले पद निकाल ही नहीं पाएंगे। जब कोई एपी आ जाती है तो उसके हमने अगले 3 पद यहाँ पे निकालने हैं। अगला जो पार्ट है इसका ए का मान दे दिया यहाँ पे 2 और डी निकालने के लिए दूसरे पद में से हम पहला पद यहाँ पे घटा देते हैं 1/2 आ जाता है। और यहाँ पे डी निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरी बार जब हम डी निकालते हैं सारोंतर कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरा घटाने के बाद भी 1/2 आ जाता है। अब क्योंकि सारोंतर समान है इसलिए ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। अगर एपी है तो अगले 3 पद और निकाल दो, 4 पद तो इसमें दे ही रखे हैं, तो उसके बाद हम इसका 5वां, 6वां और 7वां पद भी निकाल देते हैं हम। 5वां पद आ जाता है ए जमा 4D, तो ए की जगह 2 और डी की जगह 1/2 और 4 से गुणा करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास में 4। इसी प्रकार 6वां पद निकालेंगे ए जमा 5D, डी की जगह 1/2 है, गुणा करके 5/2 आ गया, लघुत्तम लेकर 9/2 आ जाता है। अब 7वां पद निकालेंगे तो ए जमा में 6D और ये हल करके 5 आ जाता है। इसी प्रकार जो इसका अगला जो पार्ट है उसमें भी हम निकाल लेते हैं। ए का मान घटा 1/2 दे दिया और 2 बार हम सारोंतर निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, 2 बार घटा का निशान हो जाता है, जमा का बन जाता है घटा 2 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार 2 बार घटा का निशान हो गया, जमा का हो जाता है, ये भी घटा 2 आ गया। अब क्योंकि सारोंतर समान है इसलिए संख्याओं की सूची क्या बन गई यहाँ पे, एपी बन गई। अगर एपी है तो हम 5वां, 6वां, 7वां पद यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ए जमा में 4D हो जाता है, 5वां पद 5 से कम। इसी प्रकार ए 6वां पद हो जाएगा ए जमा में 5D, 7वां पद हो जाएगा ए जमा में 6D और इनको हल करने के बाद 5वां पद आ जाता है घटा 9.2, 6वां पद आ जाता है घटा 11.2, 7वां पद आ जाता है घटा 13.2। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट है, ए का मान यहाँ पे हो गया घटा 10 और डी निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद हमने घटाया 2, घटा के निशान इकट्ठे हो गए, जमा का बन जाता है, जमा के 4 बच गए यहाँ पे भी इसी प्रकार अगली बार निकालते हैं तो ये भी जमा का 6 हो जाता है, जमा के संख्या ज़्यादा है तो जमा के 4 बच गए। क्योंकि सारा अंतर समान है इसलिए एक एपी बन गई। अगर एपी है तो 5वां पद हम निकाल देते हैं, ए जमा में 5 से कम 4 बार डी जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो ये हल करने के बाद आ जाता है हमारे पास में 6। और इसी प्रकार 6वां पद निकाल लेते हैं हम, ए जमा में 5D, ए की जगह घटा 10 है, 5 इंटू डी का मान जो हमारे पास आया है। इसी प्रकार 7वां पद निकाल लेते हैं हम, ए जमा में 6D और हल करके आ जाता है 14। अब जो इसका अगला पार्ट है उसमें भी हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद जो है ए हो गया हमारे पास में 3 और यहाँ पे सारों अंतर 2 बार हम निकाल लेते हैं, वर्गमूल 2 आ जाता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने के बाद में अब सारों अंतर समान है तो एक एपी बन गई। अगर एपी है तो हम 5वां, 6वां, 7वां पद यहाँ से निकाल लेते हैं। 5वां बन जाएगा ए जमा में 4D, डी का मान वर्गमूल 2 है तो 4 वर्गमूल 2 हो जाता है, ये 3 जमा 4 वर्गमूल 2। 6वां पद हो जाएगा 3 जमा 5 वर्गमूल 2। 7वां पद हो जाएगा 3 जमा में 7 से कम 6 वर्गमूल 2। अब जो इसका अगला पार्ट है, ए दे दिया, यहाँ पे ए का मान आ जाता है 0.2 और 2 बार सारों अंतर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एक बार तो आ जाता है 0.02, दूसरी बार आता है 0.002। अब क्योंकि सारों अंतर समान नहीं है इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं सवाल को।
इसका जो अगला पार्ट है, प्रथम पद यहाँ पे 0 है और 2 बार सारो अंतर हम निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, यहाँ पे 2 घटा के निशान हो गए, जमा का निशान बन जाता है। घटाई संख्या ज्यादा है तो घटा 4 आ जाता है। अब क्योंकि सारो अंतर समान है इसलिए एक एपी है। अगर एपी है तो हम पांचवा पद निकालेंगे। तो 4 पद दे रखे, 4 से आगे पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए जमा में 4d, ए का मान यहाँ पे 0 है तो 0 में 4 बार डी जोड़ेंगे, हम घटा 16 आ गया। छठा पद निकालेंगे, ए जमा में 5d, यहाँ पे घटा 20 आ जाता है। सातवां पद निकालते हैं तो ए जमा में 6d, 6 बार यानी 7 से 1 कम यहाँ पे आ जाता है, घटागा 24। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए का मान है घटा 1/2 और 2 बार हम सारो अंतर निकालते हैं तो ये आ जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा, तीसरे में से दूसरा घटा, यहाँ पे 0 आ जाता है दोनों बार। तो सारो अंतर समान है तो इसलिए एपी है। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए जमा में 4 बार डी, डी का मान 0 तो 0 हो जाता है ये पूरा पद, तो घटा 1/2 आ जाता है पांचवा पद। इसी प्रकार छठा पद भी घटा 1/2 आ जाता है और सातवां भी 1/2 आ जाता है, क्योंकि 0 के साथ डी गुणा होके ये डी का मान 0 है तो 0 के साथ में संख्या गुणा होके ये 0 ही हो जाती है। अब जो इसका अगला पार्ट है, प्रथम पद यहाँ पे दे दिया 1 और 2 बार हमने सारो अंतर निकाला, तीसरे में से दूसरा पद घटाया, दूसरे में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा पद घटाया, तो यहाँ पे सारो अंतर समान नहीं है इसलिए संख्या ऊंची क्या होगी, एक एपी नहीं है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट, प्रथम पद हमारे पास हो गया ए और सारो अंतर हम यहाँ पर 2 बार निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, यहाँ पे आ जाता है ए, दोनों बार ए आ जाता है तो सारो अंतर समान है इसलिए कि एपी बन गई। अगर एपी है तो पांचवा, छठा, सातवां पद हम इसमें निकाल लेते हैं क्योंकि 4 पद दे रखे होते हैं। तो पांचवा पद निकालेंगे, ए प्लस में 4d, डी की जगह ए आता है तो 5a बन जाता है। ये छठा पद निकालेंगे, ए प्लस में 5d, डी की जगह ए है तो 6a हो जाता है। सातवां पद ए जमा में 6d, तो डी की जगह यहाँ पे हमारा ए आया है, डी मतलब सारो अंतर। अब जो इसका अगला पार्ट है, प्रथम पद दे दिया ए और सारो अंतर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, ये घटाने के बाद हमारे पास आ जाते हैं 1 की 2 घटाए और 1 की 3 घटा 1 की 2। अब ये दोनों सारो अंतर समान नहीं है, अगर समान नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट है, ए हो गया वर्गमूल 2 और डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से हमें पहला पद घटा देते हैं तो वर्गमूल 8 घटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 8 बराबर हो जाता है 2 वर्गमूल 2, क्योंकि 4 गुणा ये 2 हो जाता है वर्गमूल के अंदर, 4 का वर्गमूल 2 यहाँ पे बाहर आ गया तो 2 वर्गमूल 2 हो जाता है। तो इसमें से वर्गमूल 2 घटाएंगे, वर्गमूल 2 बच गया। इसी प्रकार वर्गमूल 18 घटा वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, तो 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 बाहर आ गया। इसी प्रकार 8 का ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाता है तो 3 वर्गमूल में से 2 वर्गमूल 2 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है वर्गमूल 2। अब क्योंकि सारो अंतर समान है इसलिए एक एपी है। अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद हम निकाल लेते हैं। तो पांचवा पद हो जाता है यहाँ पे, पांचवा पद हो गया यहाँ पे ए जमा में 4d, तो डी का मान यहाँ पे वर्गमूल 2 है तो यहाँ पे 5 वर्गमूल 2 आ जाता है। उसके बाद में 5 वर्गमूल 2 को अगर हम वर्गमूल के अंदर इस संख्या को लिखते हैं तो ये हमारे पास में 25 दूनी 5 जो अंदर जाके 25 बन जाता है। 25 का जो है यहाँ पे 25 गुणा 2 हो जाता है, वर्गमूल 50 आ जाता है। इसी प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं, ये आ जाता है ए 6 बराबर ए जमा में 5d और ये आ गया हमारे पास में 6 वर्गमूल 2 या 6 36 दूनी 72। इसी प्रकार ये 7 ए जमा में 6d और ये आ गया हमारे पास में इतना 7 वर्गमूल 2। अब ये इसको हमें लिखते हैं तो अंदर ये 49, 7 का वर्ग 49 हो जाता है तो 49 गुणा में 2, 49 का वर्गमूल बाहर 7 आ जाता है। हम इसको इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो हमें हमारी एपी सीरीज दे रखी है, जो पहले 4 पद जो दे रखे हैं वो इसी प्रकार से दे रखे हैं, इसलिए हम इनको पूरी संख्या को ही वर्गमूल में लिख लेते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है, ए का मान हो गया वर्गमूल 3 और सारो अंतर हमने 2 बार निकाल दिया यहाँ पे तो ये आ जाता हमारे पास में बराबर नहीं आते, ये दोनों ही सारो अंतर 2 बार निकाले हैं तो सारो अंतर अगर समान नहीं है तो ये के पी नहीं है।
इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट हो जाएगा, ए का मान है जो प्रथम पद है 1 की 2 बराबर 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सारों अंतर निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग घटा 1 का वर्ग यहाँ पे 8 आ जाता है और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो यहाँ पे 25 घटा 9 बराबर 16 आ जाता है। अब क्योंकि सारा अंतर समान नहीं है इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट हो जाएगा, प्रथम पद है जो दे रखा है 1 की 2, 1 की 2 बराबर 1 हो जाता है तो सारा अंतर हम यहाँ पे निकालेंगे तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। 5 की 2 घटा 1 की 2 यानी 25 घटा 1 बराबर 24 आ जाता है। और इसी प्रकार 7 की 2 घटा 5 की 2 हम यहाँ पे निकालते हैं तो 49 घटा 25 ये भी 24 आ जाता है। अब क्योंकि सारा अंतर यहाँ पे समान आ गए हमारे, अगर समान है तो एक एपी बन गई, अगर एपी है तो हम इसके अगले 3 पद और निकाल देते हैं क्योंकि 4 पद यहाँ पे दे रखे हैं। तो 4 पद दे रखे हैं तो इसको हमें निकालते हैं तो ए जमा में यानी 5वां पद निकालेंगे, ए जमा में 4d हो जाएगा। तो 4 गुणा में d का मान 24 है और ये आ जाता है 97। अब ए जमा में छठा पद निकालेंगे तो ए जमा में 5d हो जाता है। तो 5 से हम इसको गुणा करेंगे तो 120 और 1 121 आ जाता है। इसी प्रकार 7वां पद हो जाता है ए जमा में 6d। तो d का मान है जो हम 6 से गुणा करेंगे 144 आ गया, 1 जोड़ेंगे 145 आ जाता है। तो इसी प्रकार हम इसके जो अगले 3 पद निकाल लेते हैं।